बिहार ड्रेसर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं लेकर आया हूं टॉप 100 एमसीक्यू की क्लास, जिसके अंदर आपके ड्रेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स एमसीक्यू रहने वाले हैं। और ये क्लास आपके एग्जाम के अंतिम घड़ी के अंदर बेहतरीन रहने वाली है, जिसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको रिवीजन करवाया है और साथ में शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इसकी पीडीएफ जो है आपको क्लास होते ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी आप क्या करें कि ये क्वेश्चन सारे देखने के बाद एक बार नाइट में सोते समय भी जो है इस पीडीएफ के बेसिस पर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है। इसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग क्या करें, इसे सबसे पहले तो ज्वाइन कर लेना ताकि ये आपको पीडीएफ मिल जाए। दूसरा, फिर भी आपको ये पीडीएफ वगैरह या आपके एग्जाम एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट हो दोस्तों, इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। टीम जो है आपकी अवश्य हेल्प करेगी भी, ठीक है। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन आपके जो है रिवीजन बेसिस पर रहेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जो है बढ़िया तरीके से 4 ऑप्शन के बेसिस पर और जो नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़े, जो हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़े। आपके क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों की हिंदी पैटर्न के अंदर ही मैं लेके आया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहां पे कि विच कंपोनेंट इज नॉट टिपिकली फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहां पे देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखो कि क्वेश्चन के अंदर सर ये कह रहा है कि हमसे नहीं, नोट वाली चीजें जो हमेशा इनको जो है देखा करो पहले कि कौन सा घटक यानी विच कंपोनेंट सामान्यतः बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। अब हमसे ये पूछ लिया है नहीं पाया जाता है, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस ईसीएम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इन दोनों ही चीजों के बारे में कि एक तो हम बात कर लेते हैं सर की फाउंड, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है पाई जाती हैं, और दूसरा हम बात कर लेते हैं यहां पे कि कौन कौन सी चीजें जो है नहीं पाई जाती है। हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा, अब आता है कि काफी सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि सर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कैसे की जा रही है। तो यहां पे देखिएगा, मैं बताता हूं आपको दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसे अपन ईसीएम से भी डिनोट करते हैं, ये जो है दोस्तों हमें सेल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स, यानी कि एक प्रकार का नेटवर्क है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, आपको याद रखना है। अगर इसमें मैट्रिक्स की बात आ रही है तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, नेटवर्क है। और नेटवर्क को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का जाल है। क्या है जाल, सर किसका जाल है, तो नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का जो है आपके ये एक प्रकार का जाल होता है। तो सर ये कौन बनाता है, ठीक है ना, कौन बनाता है, तो ये जो है आपके बॉडी के अंदर जो है सेल्स होती हैं, सेल्स के द्वारा जो है आपकी सिक्रेटेड किया जाता है। तो यहां पे अपन कह सकते हैं सिक्रेटेड बाय सेल्स, ठीक है। तो ये चीज तो आपको अब पता लग गई कि ईसीएम जो है होता क्या है। अब हम बात करें कि अगर ये जाल है, नेटवर्क है, नेटवर्क की तरह एक संरचना है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये किस किस से मिलकर बनी है। तो अब अपन बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों कि भाई साहब जब अगर आप प्रेजेंट हो तो आप किस किस से मिलकर बने हैं, यानी कि बनावट की बात की जा रही है। मैं जब भी आपको टॉपिक पढ़ा तो कहता हूं ना, इंट्रोडक्शन पढ़ो, फंक्शन पढ़ो और कंपोजिशन पढ़ो। तो यहां पे इसके कंपोजिशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कंपोजिशन की बात यहां पे की जा रही है, यानी तुम किससे मिलकर बनी हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा देखना, थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर होगा तो यहां पे देखो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क है, यानी ये वेरियस मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों यहां पे जैसे आ जाता है आपका क्या, कोलाजन आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, कोलाजन आ जाता है। जैसे हम बात करें आपके इलास्टिन आ जाता है। जैसे हम बात करें यहां पे दोस्तों आपके फाइब्रोनेक्टिन आ जाता है। और हम बात करें यहां पे दोस्तों तो ये जो है आपके प्रोटियोग्लाइकेन से भी जो है मिलकर बनता है, ठीक है ना। एक चीज और यहां पे आप लिख दीजिए, प्रोटियोग्लाइकेन्स, ठीक है। अब अपन ऑप्शन के अंदर चलते हैं।
तो ऑप्शन में हमसे पूछा है कि इसमें नहीं पाया जाता है, तो कोलाजन तो इसके अंदर है, यह ये रहा यहाँ पे, इलास्टिन भी इसके अंदर है, ये रहा यहाँ पे, राइबोसोम यहाँ पे कहीं मैंने बताया गया नहीं है, फाइब्रोनेक्टिन की बात की है, बिल्कुल यहाँ पे बात की है, तो ये राइबोसोम जो है सर इसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऐसे आपको चारों ऑप्शन देख करके बढ़िया तरीके से आंसर जो है भाई देना है। बात समझ में आई ईसीएम के रिगार्डिंग, जो हम सेल्स के अंदर बात करें, जो राइबोसोम के अंदर जो नहीं प्रेजेंट होता है, राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो गया दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट ग्रोथ फैक्टर्स क्लासिफाइड एज, कि अधिकांश वृद्धि कारक जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर को किस प्रकार के अणु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, यहां पे ग्रोथ फैक्टर के बारे में, किसके बारे में पूछा है दोस्तों, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। अब दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी ग्रोथ फैक्टर्स की बात आती है तो हम किसको याद करते हैं सर, हम जो है हमारे शरीर के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स को याद करते हैं। किसको याद करते हैं भाई, बिल्डिंग ब्लॉक्स को याद करते हैं। अब तुम कहोगे सर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, तो दोस्तों हम बेसिक छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है हम किससे कहते हैं, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारा जो प्रोटीन है उसको कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन। और प्रोटीन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है, कभी कभार पूछा जा सकता है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है दोस्तों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा इसे हम जो है बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो प्रोटीन है ना, ये किससे मिलकर बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं सर, ये आपके जो है एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं तो क्या इसकी एक चेन बनती है क्या, बिल्कुल इसकी एक चेन बनती है दोस्तों। इस प्रकार से ये एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, एक श्रृंखला बन जाती है। कभी कभार आपसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ पे आपको अमीनो एसिड एक और ये दूसरा एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे बीच में बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे बीच में बॉन्ड कौन सा है, कभी कभार आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे आपको बताना है दोस्तों ये बॉन्ड कौन सा है सर, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर जुड़े होते हैं। किससे दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से ये जो मिलकर जुड़े होते हैं एमिनो एसिड। तो इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों याद रखना है भाई, प्रोटीन की यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर के रिगार्डिंग बात की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, फिर हम न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई माइक्रो होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसे काफी जो है टाइप्स के अंदर जो है हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू एमंग द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि इस क्लास के अंदर आपके जो ड्रेसर के रिगार्डिंग पूरा सिलेबस दे रखा है, उस पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके फार्मा का पोर्शन दे रखा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का दे रखा है, ड्रेसिंग का घाव से रिलेटेड पार्ट दे रखा है, ठीक है। आपके जो है हम बात करें इंजेक्शन के बारे में दे रखा है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है, एनाटॉमी का कुछ टर्मिनोलॉजी का पार्ट लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ब्लड के रिगार्डिंग है। ये सारी चीजें, इनसे रिगार्डिंग आपके सारे क्वेश्चन आज की क्लास में मिक्स हैं, जिससे आपके हर एक पोर्शन का रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलेगा, यहां पे आपसे पूछा है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू एमंग द फ्लोइंग, रक्त जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्तक है। तो भाई यहां पे ब्लड की बात की जा रही है, और जब भी अपन ब्लड पढ़ते हैं तो सर हम कहते हैं कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पे हम सर ब्लड की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं सर, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत सिंपल है, आप सभी को आता है, मुझे पता है, ठीक है भाई कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे बात। लेकिन अब कभी कभार आपसे सीधा क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे पूछ ले, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी किसका पार्ट है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि सर जब अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ठीक है,
तो जब अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो उसके अंदर भी कौन सा है, तो आप लोगों को पता है कि कनेक्टिव टिश्यू सर कितने प्रकार का होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम वापस से 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है दोस्तों, यहां पे अपन बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक होता है आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपके स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपके दोस्तों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहो तो इनको भी याद रख सकते हो। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो लूज के अंदर अपन बात करें दोस्तों, एक तो आपका एरियोलर आ जाता है, ठीक है ना। एरियोलर का नाम सुने होंगे आप, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक आता आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एक आता आपके दोस्तों रेटिकुलो, कौन सा, रेटिकुलो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें दोस्तों यहां पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो डेंस के अंदर आपको पता है सर रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, यहां पे बात करें सर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों स्केलेटन के अंदर, स्केलेटन में हम बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पे बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बोन और कार्टिलेज। और लास्ट इज द, फाइनली हम जो है हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। फ्लूइड के अंदर देखते हैं सर 2 प्रकार की चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है सर हमारा ब्लड, और एक आ जाता है सर हमारा लिम्फ। क्या आ जाता है दोस्तों, लिम्फ आ जाता है। तो ये ब्लड जो है ना आपके दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो सर हम कह सकते हैं यहां पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है सर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है भाई। तो ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और आती है, कभी कभार आपसे टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब टर्मिनोलॉजी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि टिश्यू की स्टडी किसके अंदर करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी किसके अंदर करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आता है कि टिश्यू वर्ड दिया किसने, ठीक है ना। टिश्यू वर्ड जो है ये किसने दिया, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। फिर आता है दोस्तों आपके जो है कि टिश्यू की परिभाषा क्या होती है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं। फिर आता है दोस्तों कि टिश्यू की स्टडी जो हम हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं, उस हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, कभी कभार ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीचट नाम से जो व्यक्ति हुए थे उसके बारे में आपको जो है याद रखना है, बीचट, ठीक है ना। और ये वर्ड किसने दिया था, तो मेयर ने दिया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहां पे आपसे पूछा है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है दोस्तों, एक प्रकार का क्या है भाई, टिश्यू है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा है इसके एग्जाम्पल के बारे में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जाम्पल के बारे में। तो थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि ये हमने कहां पढ़ा था। तो दोस्तों जब अपन टिश्यू पढ़ते हैं ना, जब अपन क्या पढ़ते हैं भाई, जब अपन पढ़ते हैं सर टिश्यू, क्या पढ़ते हैं सर, टिश्यू पढ़ते हैं। तो टिश्यू के अंदर जब अपन जाते हैं इसके टाइप के बारे में, टिश्यू के टाइप के अंदर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जनरली हमने 4 प्रकार से टिश्यू पढ़े हैं, जिसमें एक प्रकार आपका आता है एपिथेलियम टिश्यू। क्या आता है दोस्तों, वहां पे एक प्रकार आता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। ये एपिथेलियम टिश्यू जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपकला उत्तक इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है, ठीक है ना। उपकला उत्तक के विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू के अंदर भी सर हम जाते हैं ना, तो वापस से पढ़ते हैं 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू वापस से 2 प्रकार का, जिसमें हम कहते हैं कि सर एक होता है हमारा सरल, ठीक है ना, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड यानी कि जटिल होता है। तो यहां पे अपन बात करते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हम कहते हैं सर एक होता है
सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा होता है आपके कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो ये दो प्रकार के टिश्यू बन गए आपके यहाँ पे। ठीक है ना, एक हो गया आपका सिंपल एपिथेलियम, एक हो गया आपका कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब आता है कि सिंपल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल के अंदर भी आप क्या आ जाते हैं, स्क्वेमस आ जाता है, ठीक है ना, कोलुमनर आ जाता है, क्यूबोइडल आ जाता है और सीलिएटेड या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आ जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर हमसे क्या पूछा है, सिंपल क्यूबोइडल के बारे में। इसका एक पार्ट पूछा है आपसे जिसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां पे हम बात करें कि सर इसके भी लोकेशन का नहीं पूछा है, इसके एग्जाम्पल का पूछा है ना। हाँ, यानी कि ये कहां कहां पाया जाता है, एक ही बात है इसके लोकेशन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सर एक तो ये थायराइड ग्लैंड जो होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स जो होती हैं उसके वेसल्स में होता है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वेसल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स दोस्तों, थायराइड ग्लैंड्स की वेसल्स के अंदर। दूसरा पेनक्रियाज जिसे हम मिक्सचर ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसकी एसिनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको याद रखना है एसिनी ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, एसिनी ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के एसिनी के अंदर, जिसे हम मिक्सचर ग्लैंड भी कहते हैं, पेनक्रियाज को एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों को काम करता है। एक आती है दोस्तों आपके एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है ना, तो यहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है, इनके अंदर भी ये देखने को मिलेगा। अगला हम बात करें यहां पे दोस्तों आपके आई के अंदर जब अपन जाते हैं तो एक तो इसकी सिलियरी बॉडी में, कोरोइड के अंदर और आइरिस के अंदर। ठीक है ना, तो यहां पे देखो आई के अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों तो एक तो आ जाता है आपके आइरिस, कोरोइड एंड सिलियरी बॉडी ऑफ आई के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जगह आपके और देखने को मिलता है जो नेफ्रॉन के अंदर, जब अपन उसके ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी ये आपके देखने को मिलता है। तो ये भी आप लिख लेना इसमें कि ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की इकाई है। ठीक है ना, अब ट्यूबुलर पार्ट में भी इसमें क्या किया जाएगा, पीसीटी था, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है और लूप ऑफ हेनले। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पार्ट आपको याद रखने हैं। अब हम हमारे ऑप्शन को मिलान कर लेते हैं एक बार। क्या हमने यहाँ पे बाइल डक्ट की बात की है दोस्तों, नहीं, यहाँ पे बाइल डक्ट की बात नहीं की। लीवर की बात की है, नहीं, यहाँ पे हमने स्टोमक की बात की, नहीं। आइरिस की बात की है, बिल्कुल ये रहा आइरिस, यहाँ पे आइरिस की हमने सर यहाँ पे बात की है। डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला बात करें द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, कि आपसे पूछा गया है कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर, जो कार्टिलेज जिसे हम उपास्थि कहते हैं, उपास्थि के मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है कौन, प्रोटीन, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो कार्टिलेज की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही है दोस्तों, कार्टिलेज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, और कार्टिलेज के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इसी के नाम से देखो यहाँ पे आ रहा है आपके कॉन्ड्रिन। क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉन्ड्रिन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ड्रिन आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स पाई जाती है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन होती है, ठीक है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिन। बोन की मैट्रिक्स के अंदर हैं तो उसे हम ओसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन के अंदर हैं तो उसे हम ओसिन कहते हैं। ठीक है ना, न्यूरॉन वगैरह में हम एक्टिन देखते हैं, मसल्स वगैरह में हम मायोसिन वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर अब तक लगभग 30+ शॉर्ट चार्ट मैंने करवाए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं, समय रहते हैं 2 घंटे अपने टाइम निकाल करके उन्हें देख लेना, क्योंकि जो ये टिश्यू, सेल, ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट चार्ट में वहाँ पे अवेलेबल करवा रखी हैं।
वहां से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन्हें भी आप लोग जो है जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना या देख लेना उनको, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है कि रिपीटेड इंजेक्शन ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, कि एक ही स्थान पर अगर आप बार बार इंजेक्शन लगाते हैं भाई, ठीक है ना, एक ही स्थान पर अगर आप बार बार इंजेक्शन लगाने से क्या हो सकता है। देखो काफी बार होता है ना कि हम जब, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि हम सैंपल देने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि हमारे सैंपल जो है कहते हैं सर यहीं से ही निकालो, मेरे हर बार जो है, हाँ हर बार मैं सैंपल देता हूं तो मेरे यहीं से आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे ही बात की जा रही है कि बार बार अगर आप एक ही स्पॉट के ऊपर जो है ना, सेम स्पॉट के ऊपर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इंडुरेशन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन, यानी त्वचा का कठोर होना और वहां पे कोई ना कोई स्कार यानी निशान बन जाना, ठीक है। दूसरा आता है इंजरी टू द नर्व, नर्व को जो है इंजरी यानी नसों को चोट लग सकती है। इंजरी टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पे चोट लग सकती है, या उपरोक्त सभी। तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं सारे कारण जो है आपके सही है कि अगर एक ही जगह पर आप बार बार इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां पे जो है हम कह सकते हैं ये सारे कारण हो सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती हैं। चलिएगा नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके यहाँ पे अपन बात करें व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग। स्टेराइल ड्रेसिंग का क्या पर्पज है दोस्तों, ठीक है ना, स्टेराइल ड्रेसिंग का क्या पर्पज है कि जो है ड्रेसिंग आप लोग जो करते हैं गांव के ऊपर, ठीक है, तो वो जो है स्टेराइल ही क्यों होनी चाहिए, ठीक है। स्टेराइल होने का क्या कारण है, तो मैं बताऊं आपको दोस्तों कि स्टेराइल करने से क्या होगा कि हम जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं किससे दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, हाँ। और ड्रेसिंग अगर आप कर रहे हो, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो वो फ्री होनी चाहिए किससे, माइक्रो सूक्ष्म जीवों से, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है ना। और स्टेराइल अगर आप ड्रेसिंग यूज करते हैं ना तो वो हमारा जो घाव है यानी वाउंड से उसको क्या करता है, सॉफ्टनेस या कुशन प्रदान करता है, ठीक है ना। और जितने भी वहां पे अगर कोई ना कोई सिक्रेशन वगैरह हो रहा है, कोई ना कोई स्त्राव हो रहा है, जैसे कोई ब्लड आ रहा है, वहां पे कोई रस्सी जिसे हम कहते हैं ना पस, उसे क्या करता है कि वो लगाने से क्या करता है, उसको सोख लेता, अवशोषित कर लेता, हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। अवशोषित करने से क्या होगा कि भाई वो आसपास जो पस है वहां जाके बैठेगा, चिपकेगा, इससे बढ़िया वो क्या करेगा, उसको अवशोषित करने से इन्फेक्शन को रोकने का काम भी ये करता है, ठीक है ना। तो जब इन्फेक्शन को रोकने का काम कर रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, वो हमारे वाउंड यानी घाव को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये चीज है यहाँ पे हमारे कि हमने कहा कि स्टेराइल ड्रेसिंग से रोगी को आराम प्रदान करने के लिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, देखो ये रहा आपके, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द वाउंड, यानी कि घाव को रोकने, संक्रमण को रोकने और घाव को सुरक्षा के लिए जो है ये इसका जो है स्टेराइल ड्रेसिंग का प्राथमिक उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे, ठीक है, सारे पॉइंट याद रख लेना सर। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से बचाता है, दूसरा घाव को कुशन प्रोवाइड करवाता है, तीसरा आता है कि जितने भी सिक्रेशन है उस घाव के ऊपर उनको अवशोषित करने काम करता है। अवशोषण करने से या अवशोषित करने से क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है उसको रोकेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा तो हमारा क्या होगा, घाव जो है वो क्या होगा, सुरक्षित होगा, यानी वाउंड्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू क्लैंप ब्लड वेसल्स और टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा शल्य चिकित्सा उपकरण रक्त वाहिकाओं या उत्तकों को जकड़ने के लिए यानी क्लैंप करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास ये है टॉपिक, क्लैंप करना है, किसको क्लैंप करना है दोस्तों, ब्लड वेसल्स को। किसको क्लैंप करना है दोस्तों, ब्लड वेसल्स को। तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों, स्कालपेल, हीमोस्टेट, फोर्सेप या नीडल होल्डर, ठीक है ना। तो यहां पे देखो हम बात करें दोस्तों हीमोस्टेट के द्वारा जो है हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई हम ब्लड वेसल्स या टिश्यू वगैरह को क्या करते हैं भाई, हाँ क्लैंप करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो सर स्कालपेल वगैरह जो है इनका कहाँ यूज करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि स्कालपेल्स जो है ना उसका कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है इसका अदर नेम क्या है। देखो विशेषताओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर नेम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्कालपेल्स को हम सर्जिकल नाइव्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको हम सर्जिकल नाइव्स, ठीक है ना। अब सर्जिकल नाइव्स हैं तो ये टिश्यू वगैरह इनकी कटिंग के लिए। फोर्सेप की अगर अपन बात करें यहाँ पे हीमोस्टेट तो आ गया क्लैंपिंग के लिए, फोर्सेप चिमटा जो है, ठीक है ना, हाँ फोर्सेप क्या करता है, टिश्यू को पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, हिलाने के लिए। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टिश्यू को पकड़ने के लिए, ठीक है ना, या उसे पकड़ने के लिए या उसको मोड़ने के लिए,
ठीक है ना, या उसको जो है इधर उधर मूवमेंट करवाना है पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी हिलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, निडल होल्डर, अब होल्डर से हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है निडल, तो निडल को पकड़ने के लिए निडल होल्डर का उपयोग किया जाता है। यहां पे आपका आंसर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला आता है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में जो है क्या अंतर है, अभी बता देता हूं। पूरे पूरे टेलीग्राम के ऊपर स्टरलाइजेशन का पूरा पूरा चार्ट डाल रखा है दोस्तों, आप उसे जो है एक बार जरूर देखिएगा। तो स्टरलाइजेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो ऑप्शन ए कहता है स्टरलाइजेशन जो है वो किल करता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वाइल यानी जबकि डिसइंफेक्शन ओनली रिड्यूस करता है किसको, दियर नंबर्स यानी उनकी संख्या को। ये कह रहा है बी ऑप्शन की स्टरलाइजेशन इज यूज्ड ओनली ऑन मेडिकल इक्विपमेंट, कि तुम स्टरलाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, जबकि डिसइंफेक्शन इज यूज्ड ऑन सरफेस, सरफेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। डिसइंफेक्शन इन्वॉल्व हायर टेम्परेचर देन स्टरलाइजेशन, कि डिसइंफेक्शन के अंदर टेम्परेचर हाई होता है स्टरलाइजेशन की तुलना में। स्टरलाइजेशन इज फास्ट देन डिसइंफेक्शन, विषाणु जो है आपके स्टरलाइजेशन फास्ट होता है डिसइंफेक्शन की तुलना में। तो ये दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये सारे के सारे कारण जो है ना ये सही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टरलाइजेशन जो है ना ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, और जबकि ये डिसइंफेक्शन जो है ना ये रिड्यूस करता है दोस्तों उसकी संख्या को, यानी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके सूक्ष्म जीव है, जो आपके सूक्ष्म जीव है, इन्हें क्या करता है, इनके काउंट्स को, इनके नंबर को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। ये डिफरेंस को लेकर के क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंस को लेकर के। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को लेकर के चार्ट आप लोग देखिएगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच विटामिन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। पूरा पूरा विटामिन का चार्ट दिया है मैंने, पूरा पूरा विटामिन से बनने वाले सारे सारे क्वेश्चन उस चार्ट के अंदर हैं। चाहे आप सोर्सेज की बात करें, चाहे आप इनके डिजीज की बात करें, चाहे आप इनके केमिकल नेम की बात करें, चाहे आप इनकी विशेषताओं की बात करें, सारी चीजें मैंने वहां पे भी आपको दे रखी हैं। तो वहां से पूरा चार्ट एक बार विटामिन के बारे में पढ़ लेना, काफी सारे क्वेश्चन आपको विटामिन से देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछना है किसके बारे में दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है कौन सा आपके जो है रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यहां पे अगर अपन बात करें। ठीक है, हाँ तो आ जाओ बोर्ड पे, यहां पे बात करते हैं अपन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग कौन होता है सर, विटामिन के होता है। कौन होता है प्यारे दोस्तों, विटामिन के होता है भाई। ठीक है ना, तो ये हुए आपके रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों विटामिन ई के बारे में, कि विटामिन ई क्या करता है दोस्तों, ठीक है ना, तो विटामिन ई आपके शरीर के अंदर जितने भी टिश्यू हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, स्किन को हील्स करने का काम करता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है भाई। ठीक है ना, हाँ, प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू और हील्स द स्किन। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्या करें, याद रखें। नेक्स्ट आता है विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से सर रात को दिखाई नहीं, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो ये आपके आई साइट से रिगार्डिंग जो रिलेटेड है। ठीक है, इम्यूनिटी बिल्ड करने का काम भी करता है। आपको पता है अगर विटामिन ए की कमी हो रतौंधी रोग हो जाता है, लेकिन अगर विटामिन ए आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हो तो आई साइट को इंप्रूव करने का काम करता है। थोड़ा सा ये भी लिख लो। ठीक है ना, ये इंप्रूव करता है आई साइट को और बिल्ड करता है इम्यूनिटी को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और विटामिन डी की बात करें, जब विटामिन डी की बात आती है ना दोस्तों, तो बोन की बात आ जाती है, कैल्शियम की बात आ जाती है। ठीक है ना, तित की बात आ जाती है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर बात करें अपन कि डी जो है आपके हेल्प करता है, हेल्प्स इन टिथ एंड बोन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है दोस्तों। ठीक है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर भी जो है आपके डी का ही रोल होता है, ये कंप्लीटली आपको याद रखना है। तो चारों विटामिन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, चारों के चारों पूछे जाए तो भी बता सकते हो। और यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की बात की जा रही है तो आपके विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और चार्ट आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, ठीक है भाई, जहाँ पे आपको उसका पूरा चार्ट मिल जाएगा, जिसमें आपके डिजीज भी हैं, सोर्सेज भी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, विटामिन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके द साइंस विच डील्स विथ द ड्रग्स एंड दियर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन जो है ना कहां से आया है, आपके सिलेबस के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, टर्मिनोलॉजी, ठीक है दोस्तों, टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले ए ऑप्शन दिया है आपके फिजियोलॉजी, ठीक है ना। अब फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, फिजियोलॉजी में सर हम जो है फंक्शनिंग देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, किसके बारे में दोस्तों, सिस्टम्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम्स, ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या अवर बॉडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड में बात करूं आपके पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज, जिस, ठीक है ना, जिसके अंदर हम रोगों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है ना, स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपके फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं भाई, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंस की, ठीक है ना, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल सब्सटेंस और हम इसमें कह सकते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर कि इनका हमारे शरीर के अंदर, या हम बात करें सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जो इंटरेक्शन होता है ना, उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं किसके बारे में दोस्तों, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर अपन बात करें भाई बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट हैं, वायरल है, वायरस, ठीक है ना, ETC एटसेट्रा, इनके बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं वो माइक्रोबायोम करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है ड्रग्स के बारे में। तो ये रहा हमारा ड्रग्स और उनके एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो हमारा सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फार्माकोलॉजी के अंदर अपन ऐसा काम करते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, अगर अपन देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, स्वीट ग्लैंड्स आर, यानी पसीने की ग्रंथि होती है, क्या माइक्रोक्राइन होती है, होलोक्राइन होती है, एंडोक्राइन होती है, या फिर हम बात करें यूनिसेलुलर होती हैं। स्वीट ग्लैंड्स की बात करें तो दोस्तों, स्वीट ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो ये आपके जो हैं हम कह सकते हैं भाई एक्सोक्राइन होती, क्या होती है, एक्सोक्राइन, जिसे हम माइक्रोक्राइन भी कहते हैं, ठीक है ना। एक्सोक्राइन आप लोग जो हैं इसे कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, है ना। हाँ, एक्सोक्राइन होती हैं। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक है ना, कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछें दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लोग क्या बताओगे, सर लीवर। क्या आ जाएगा दोस्तों, लीवर जो है दोस्तों आपके सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ एल्बो जॉइंट्स आर, एल्बो जॉइंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। क्या एल्बो जॉइंट्स आपके जो है इमूवेबल होते हैं, क्या आपके पोसेशन ट्रीटी होते हैं, यानी कि कब्जा संधि जिसे हम कहते हैं,
रिजिड जॉइंट होते हैं या फिर पिवोट जॉइंट होते हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है जॉइंट के टाइप के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो जॉइंट के टाइप के रिगार्डिंग भी मैंने पूरा चार्ट, ठीक है ना, जब मैंने आपको जॉइंट पढ़ाया था, मैं बता देता हूं दोस्तों ताकि आपकी यादें ताजा हो जाएगी। क्वेश्चन वही चार्ट सही आ रहा है, थोड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जॉइंट के अंदर मैंने आपको इसका पूरा चार्ट पढ़ाया है, ठीक है ना, और चार्ट के नीचे ही आपके जो है एग्जाम्पल लिखाए थे। तो एग्जाम्पल और चार्ट से ही आपका क्वेश्चन आया है कि एल्बो जॉइंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? एल्बो जॉइंट की ये आपके यहां पे बात कर रहा है। अब एल्बो जॉइंट जो है दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सर ये जो है आपके कब्जा संधि, जिसे हम क्या कहते हैं हिंज जॉइंट की बात करें। किसकी बात करें? हिंज जॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हिंज जॉइंट की, ठीक है ना। और हिंज जॉइंट भी सर अगर अपन बात करें तो एक प्रकार का क्या है? साइनोवियल जॉइंट है। क्या है? एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। अब अगर किसी को पता है कि सर साइनोवियल जॉइंट के इंट्रोडक्शन में आपने कहा था कि ये आपका जो है दोस्तों क्या है? मोस्ट मोबाइल टाइप जॉइंट होता है। क्या होता है? मोस्ट मोबाइल टाइप जॉइंट होता है। मोस्ट मोबाइल टाइप का मतलब मैंने लिखाया भी था कि ये चंचल होता है, ये जो है मूवेबल होता है। क्या होता है? ये जो है मूवेबल। तो यहां पे देखो एक चीज आ रखी है, आपको इंट्रो भी क्लियर है तो आप बता सकते हो कि मूवेबल की बात करें तो इमूवेबल, एक ऑप्शन तो आपका यहीं पे कट गया, ठीक है ना। फिर आता है रिजिड का मतलब तो कठोर होता है, तो रिजिड की तो बात होगी नहीं। अब आपके पास दो आंसर हैं, एक आ रहा है पोसेशन, एक आ रहा है आपके पिवोट। तो हमने कहा है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट या फिर आपके पोसेशन ट्रीटी जो है, बी आंसर आपका जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पिवोट जॉइंट जो है वो नहीं आएगा, हिंज जॉइंट जो है आपके इसके एग्जाम्पल के अंदर ये आएगा दोस्तों। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सर यहाँ पे क्या बन सकता है? तो दोस्तों ये जो एल्बो जॉइंट है ना, इसके मूवमेंट्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कौन कौन से मूवमेंट्स आपके जो है करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मूवमेंट्स की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो मूवमेंट्स में फर्स्ट हम कह सकते हैं ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही जो है आपके करता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो ये देखो एल्बो जॉइंट है, फ्लेक्शन और ये वापस, फ्लेक्शन का मतलब पास में आना, एक्सटेंड यानी एक्सटेंड हो जाना, ठीक है। फिर कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों कि एल्बो जॉइंट के अंदर, एल्बो जॉइंट के अंदर कितने बोन से मिलकर के ये जॉइंट बनता है? तो 3 बोन से मिलकर के ये आपका पूरा जॉइंट्स होता है। कितनी बोन के अंदर? 3 बोन के अंदर। अब सर 3 बोन कौन कौन सी आती हैं? तो 3 बोन में आ जाती हैं आपके, एक तो दोस्तों आ जाता है आर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमरस आ जाता है, ठीक है ना, अपर आर्म जिसे हम कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं फोराम, और फोराम के अंदर 2 बोन आ जाती हैं आपके, कौन कौन सी? एक आ जाती है दोस्तों आपके रेडियस और एक आ जाती है आपके अल्ना, ठीक है ना। तो फोराम और आर्म इनसे मिलकर के इनके आर्टिकुलेशन से जो जॉइंट बनता है उससे हम क्या कहते हैं? एल्बो जॉइंट कहते हैं, जो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। हिंज जॉइंट खुद साइनोवियल का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है याद रख सकते हैं भाई, कब्जा संधि का आंसर है आपके क्या? एल्बो जॉइंट भाई, ठीक है, याद हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द मूवमेंट कोज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा इज कॉल्ड, ठीक है ना। इन्होंने आपसे कहा है एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के द्वारा जो मूवमेंट, कॉम्बिनेशन से जो मूवमेंट हो रहा है, किस किस से बात कर रहे हैं? यहां पे अपन बात करते हैं सर एटलस, ठीक है ना, एंड एक्सिस वर्टिब्रा की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा की बात की जा रही है। अब आपको पता है एटलस और एक्सिस हम किसे कहते हैं? एटलस यानी C1 की बात हो रही है, एक्सिस का मतलब C2 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एटलस के अंदर, एटलस की अगर अपन बात करें तो C1 आ जाता है, एक्सिस की अगर अपन बात करें तो C2 आ जाता है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को जैक्सन के माध्यम से भी ये पढ़ा रखा है, ठीक है ना, स्केलेटन के बेसिस पर भी आपको जो पढ़ा रखा है। तो अगर एटलस और एक्सिस मिलते हैं तो कौन सा जॉइंट बनाएंगे? कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों जब मिलते हैं दोस्तों तो कौन सा जॉइंट बना सकते हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर अपन इन दोनों के नाम के आधार पर याद रखें, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बन जाएगा। एक तो ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन हो गया, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा आता है कि आप सर्वाइकल से ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये देखो मूवमेंट कर रहा है तो क्या घूम रहा है? क्या नीचे की बॉडी घूम रही है? नहीं, ऊपर का पार्ट घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है।
तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो जॉइंट होता है ना, एक तो अटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये जो जॉइंट होता है दोस्तों, एक तो ये जो है आपके पिवोट के अंदर आ जाता है, किस में आ जाता है, पिवोट जॉइंट में आ जाता है। और पिवोट जॉइंट खुद किस में आ जाता है, साइनोवियल में आ जाता है, किस में आ जाता है, साइनोवियल में आ जाता है, ये भी याद रखना है। और ये आपके जो है ओनली फॉर एलो करता है, किसके रोटेशन के लिए, हेड के रोटेशन के लिए, ठीक है ना, एलो फॉर द रोटेशन ऑफ द हेड, ठीक है ना, हेड के रोटेशन के लिए आपके जो है ओनली और ओनली हेड के रोटेशन के लिए आपके क्या करता है, एलो करता है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे जो याद रखनी है कि ये क्या करवाता है, आपके रोटेशन करवाता है हेड का। तो रोटेशन की बात कहाँ पे है, देखो रोटेशन की बात सर यहाँ पर रोटेशन मोशन हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में कर रहा है, बाकी सारे आपके जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेटरल करवाता नहीं है, बेंडिंग करवाता नहीं है, बैकवर्ड करवाता नहीं है, रोटेशन करवाता है, ठीक है ना, ये रोटेशन करवाने का काम करता है भाई, ठीक है ना। हाँ, करके भी आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यहां पे, द स्मॉलेस्ट मसल्स इन ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी, ठीक है ना। सबसे छोटी मांसपेशी को याद करने के लिए सर मिस के पास जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, मिस के पास जाना पड़ेगा। याद है ना आपको, मिस वाली शॉर्ट ट्रिक याद है क्या भाई, ये शॉर्ट ट्रिक याद है क्या दोस्तों, मिस, ठीक है ना, नहीं याद है तो वो क्लास देख लेना आप, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक मिस, जिसमें एस हमारे क्या आ जाता है, स्टेपिस। तो यहाँ पे मसल्स की अगर अपन बात करें दोस्तों तो क्या आ जाएगी, स्टेपिडियस, क्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे, स्टेपिडियस। तो सबसे छोटी मांसपेशी के बारे में पूछ रहे हैं भाई, सबसे छोटी क्या होगी भाई, सर मिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर हमारे जो है स्टेपिडियस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टेपिडियस की बात यहाँ पे अपन करेंगे, ठीक है। और ये स्टेपिडियस जो है सर, इसका लोकेशन क्या होता है, अगर अपन इसके लोकेशन की बात करें तो सर ये जो है मिडल ईयर के अंदर होती है भाई, ठीक है ना। कहाँ पे होती है, तो आप लोग कह सकते हैं लोकेटेड इन मिडल ईयर, ठीक है ना, मिडल ईयर के अंदर जो है आपके ये प्रेजेंट होती हैं भाई, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, स्टेपिडियस है सर, तो ये क्या काम करती हैं, हियरिंग का काम करती हैं दोस्तों, हाँ। और जब मैं आपको 3D के अंदर मैंने आपको ईयर पढ़ाया था, तब मैं उसके अंदर लेके गया था, तो आपको पता होगा स्टेपिडियस की लगभग लंबाई कितनी होती है ना, लगभग अगर अपन लंबाई की बात करें 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। तो एक तो इसके काम की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं सर इन्वॉल्व्ड इन हियरिंग, ये एच है ना। और दूसरा हम कह सकते हैं लेंथ अबाउट 1 मिलीमीटर, ठीक है भाई, लगभग है भैया ना, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं तुम लोग जो है कान के अंदर जाके नापने लग जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। चलिएगा भाई, यहां पे बात करें स्टेपिडियस जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो है सर स्टेपिडियस राइट हो जाएगा। अगला हम बात करें क्वेश्चन यहां पे, एडवांटेज ऑफ द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर, कि यहां पे हमने कहा है कि दवा जो है हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यानी देते हैं, ठीक है ना, उसके मौखिक मार्ग के क्या लाभ है, यानी ओरल रूट की अगर अपन बात करें, ठीक है, यहां पे अपन बात करते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात कर रहे हैं कि उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ ओरल रूट की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल यहां पे अपन देखते हैं कि आसानी से, ठीक है ना, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है भाई। मैं जो है आप लोगों को खांसी हो रही है, मैंने आपको, ठीक है ना, उसमें कप के अंदर दवा डाल के दी, मैंने कहा ये ले लीजिए आप, ठीक है ना, हाँ, आप लोग क्या कर दे, ले लीजिए। आप इतने समझदार हो कि कहना मान लेते हो, तो आपने क्या किया, ले ली उस दवाई को, इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि ये हम जो है सेल्फ आसानी से ले। टॉक्सिसिटी एंड ओवरडोज में भी ओवरकम विथ एंटीडोट्स, यानी विषाक्तता और ओवरडोज के मारक दवाओं से दूर किया जा सकता है। ड्रग अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि फर्स्ट पास क्या नाम अपने मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, कि दवाएं प्रथम पास मेटाबॉलिज्म से बचती हैं। तो ये तो आपका भी आंसर होगा नहीं, यहां पे देखो ए आंसर तो सही है। दूसरा आपका आता है टॉक्सिसिटी और ओवरडोज में भी ओवरकम, उसको हम कम कर सकते हैं, में भी ओवरकम यानी उसको हम कम कर सकते हैं विथ एंटीडोट्स, ठीक है ना। तो एंटीडोट्स के साथ में हम टॉक्सिसिटी और ओवरडोज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसमें दो आंसर होंगे, डी आपका दे ही रखा है यहाँ पे, ए और बी दोनों हो जाएंगे भाई, ठीक है। ओरल रूट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चार्ट बता दूंगा, ताकि आपको ओरल हो, ठीक है ना, आईवी हो, आईएम, हम जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उन सब के बारे में एक बार आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ मैमल्स, मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों के हृदय में बाइकस्पिड वाल्व जो है, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित होता है? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? बाइकस्पिड वाल्व की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? बाइकस्पिड वाल्व की बात करें, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये कहाँ पे होता है? तो इसके लिए अपन बात करते हैं सर, इसके लिए तो हमें हार्ट के अंदर जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? हार्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को लेके जाता हूं हार्ट के अंदर। चलिएगा, यहां से अपन जो है थोड़ा सा सफर जो है वो हार्ट के अंदर कर लेते हैं। समझाने के लिए बना रहा हूं भाई इस प्रकार का हार्ट। तो ये है हार्ट, और ये हार्ट के अंदर भाई कितने चैम्बर होते हैं सर? हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं सर 4, जिसमें हम बात करें राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे कि सर राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर मुझे आना है, तो यहाँ पे सर वाल्व होते हैं 3, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? ट्राइकस्पिड वाल्व। इधर की तरफ होते हैं 2, जिसे हम क्या कहते हैं सर? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा आता है कि यहाँ पे एक जो वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व, महाधमनीय एओर्टिक वाल्व, ठीक है, जहां से आपकी क्या निकलती हैं? एओर्टा, जिसे हम क्या कहते हैं? महाधमनी, जो कहाँ पे ब्लड लेके जाती हैं? कमेंट करके बताओगे ये कहाँ पे ब्लड लेके जाती हैं। इधर होता है आपके एक वाल्व, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? पल्मोनरी वाल्व। जहां से कौन सी आर्टरी निकलती हैं? आपके पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर कहाँ जाती है, ये भी आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो बाइकस्पिड के बारे में हमसे पूछा है, तो बाइकस्पिड अब किस किस के बीच में है? बाइकस्पिड किस किस के बीच में है दोस्तों, बता दो सर। लेफ्ट एट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के ये बीच में हमारा क्या है? बाइकस्पिड वाल्व है। बीच में हमारा क्या है भाई? बाइकस्पिड वाल्व है भाई, ठीक है ना। तो अब अपन चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे बाइकस्पिड के बारे में, ठीक है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल सही था, और वेंट्रिकल। यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट। ईसीजी के अंदर जब तुम ईसीजी देखते हो तो उसमें टी जो वेव होती हैं वो क्या प्रेजेंट करती हैं? टी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट। देखो दोस्तों, 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जा सकते हैं ईसीजी के रिगार्डिंग। एक तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों किसके बारे में? पी के बारे में। किसके बारे में? पी के बारे में, ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? क्यू आर एस। और फिर आ गया आपका टी। ये बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जब भी पी वेव की बात आती है आप लोग क्या बताओगे? एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बताओगे दोस्तों? एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब क्यू आर एस की बात आती है, किसकी बात आती है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके क्या करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। और टी वेव अगर आपसे पूछे तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की बात हो रही है क्या? यहां पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की बात हो रही है क्या?
बिल्कुल हो रही है सर, वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन की बात ऑप्शन ए के अंदर ही हो रही है, तो आपका ए आंसर जो राइट हो जाएगा, बाकी सारे आपके खोटे हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पी के रिगार्डिंग, क्यूआरएस के रिगार्डिंग, टी के रिगार्डिंग, ये तीनों चीजें आपको आज ही याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप्स इन ड्रेसिंग ए वाउंड। जब तुम ड्रेसिंग करोगे किसी भी गांव की, तो उसमें पहला चरण क्या है, गांव पर पट्टी बांधने का पहला चरण क्या है दोस्तों? अप्लाई एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, वॉश हैंड्स और वियर ग्लव्स, अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग, पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप की अगर अपन बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप ये सर, हम हाथ धो करके ग्लव्स को पहनेंगे, ठीक है ना। तो हाथ धोए, ठीक है ना, हाथ धोए और दस्ताने पहने, ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला हम बात करें यहां पे, विच विटामिन इज इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है आपसे, कि अब आपसे पूछा है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए, रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए आपके जो है कौन सा विटामिन आवश्यक है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन ए या फिर विटामिन बी1, ठीक है ना। यहां पे देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा विटामिन बी12 और फोलिक एसिड, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी भी होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी12 जो है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, जिसे हम फोलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोलेट भी कहते हैं। फोलिक एसिड जो होता है ये भी आपके जो है ऐड कर लेना, ठीक है। तो बी आंसर जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के फॉर्मेशन को, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताओगे, ये आप लोग जो है कमेंट्स करके बताओगे आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका कमेंट्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है, कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आंसर मेरे प्यारे साथी सभी जो कमेंट्स में देंगे भाई, ठीक है। अगला आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द वाउंड क्लीनिंग एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा गोल, यानी कि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की हम जो है बात कर रहे हैं, गांव की सफाई और संक्रमण नियंत्रण के लिए जो है उपयोग किया जाता है। कितना सुंदर पूछा है आप लोगों से, बड़े अच्छे लगते हो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। गांव की सफाई और उसका संक्रमण कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप जो है किसका यूज करेंगे भाई? हॉस्पिटल के अंदर अपन देखते हैं ना, हॉस्पिटल के अंदर अपन बात करते हैं इसके बारे में, बिल्कुल सर बात करते हैं हम, है ना। तो यहां पे देखिएगा, अगर अपन बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों, किसके बारे में? इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर अपन बात करें तो सर हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड तो नहीं होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। अरे सोडियम क्लोराइड आपके NaCl की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? NaCl की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये NaCl क्या है? आपके नॉर्मल सलाइन जो है ना, इसकी बात करें, और सलाइन को हम क्या करते हैं? क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? क्लीनिंग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करें क्लीनिंग के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए अपन किसको यूज करते हैं? आयोडीन पोविडीन का गोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आयोडीन पोविडीन का गोल। फिर एक ऑप्शन में दे रखा आपके अमोनिया सॉल्यूशन और ग्लिसरीन सॉल्यूशन के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, ये सब क्लीनिंग के लिए तो अगर अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर अपन बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, तो ये अपन जो आयोडीन पोविडीन यूज करें। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गई कि NS का जो यूज है ना अपन दोस्तों, किसके लिए करते हैं, है ना, किसके लिए करते हैं? रिप्लेनिशिंग करते हैं फ्लूइड की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें, कभी कभार जो होता है नेजल पासेज जो होता है उसकी क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। नेजल पासेज जो है इसकी क्लीनिंग के लिए भी जो है इसका यूज अपन करते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जब आपको इन्फेक्शन के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए? इन्फेक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आयोडीन पोविडीन के बारे में आप लोग बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर,
व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। डिजीज का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि जॉइंट के अंदर अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो उसे तुम क्या कहोगे। मैंने आपका बेसिक क्लियर पहले ही करवा रखा कि ITIS अगर लगा हुआ है तो वहां पे किसी ना किसी इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे सब में इन्फ्लामेशन तो हो ही रहा है, लेकिन किस किस के अंदर हो रहा है उसकी अगर अपन बात करें तो डर्मेटाइटिस की बात करें तो डर्मेटाइटिस वर्ड किससे रिलेटेड है सर, स्किन से रिलेटेड है। अर्थराइटिस सर किससे है, जॉइंट से रिलेटेड है। सर मायोसाइटिस किससे रिलेटेड है, मसल्स से रिलेटेड है। सर हम जो है टेंडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेंडनाइटिस तो टेंडेंस की बात आएगी, टेंडेंस, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, जॉइंट के बारे में पूछा है, तो ये रहा आपका जॉइंट, ये रहा आपका आंसर। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप फटाफट से आंसर जो है दे सकते हैं। अर्थराइटिस आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। मजा आ रहा है ना। स्किन इन्फ्लामेशन डर्मेटाइटिस, जॉइंट इन्फ्लामेशन अर्थराइटिस, मसल्स इन्फ्लामेशन मायोसाइटिस, ठीक है। और टेंडनाइटिस के अंदर, टेंडेंस के अंदर आपका जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है भाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ये हमने बात करके आए हैं, ब्लड क्लोटिंग के लिए हम किसकी बात करते हैं, विटामिन के की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, विटामिन के की बात करते हैं। अच्छा इनके केमिकल नेम बता दो आप, इनके केमिकल नेम बता दो। अब आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया इनके केमिकल नेम के रिगार्डिंग, केमिकल नेम क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए के अंदर रतौंधी रोग हो जाता है, इसी के नाम के अंदर ही है आप इसके क्या, रेटिनॉल। क्या है सर, रेटिनॉल। सी की बात करें एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कोर्बिक एसिड। डी में आपके कैल्शियम फोस्फोरस की बात की जाती है, कैल्सीफेरोल। क्या आ जाता है सर, कैल्सीफेरोल। और अगर अपन विटामिन के की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती है आपकी, क्या क्या आ जाती है, फाइलोक्विनोन आ जाता है, और हम बात करें यहां पे दोस्तों आपके फाइटोनाइडियोन, ठीक है ना। तो K2 वगैरह, K2 विटामिन भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। अगला हम बात करें यहां पे दोस्तों, विच विटामिन इज आल्सो नाउन एज फोलिक एसिड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किस विटामिन को फोलिक एसिड के नाम से, फोलेट के नाम से। एक तो आता है आपका फोलिक एसिड, एक होता है आपका फोलेट, ठीक है। और ये हमने अभी बात की थी, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जिसके लिए हम बात करें तो किसकी बात करें, विटामिन B12। किसकी बात करें, विटामिन B12। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, कमेंट करके बताओगे। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, पूछा जाएगा। ऐसे तो हमें याद हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें ना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज आपको एक तो याद रखनी है भाई, ठीक है ना। दूसरा आता है कि बार बार आप लोगों से विटामिन बी की सीरीज पूछी जा रही है, ठीक है ना। विटामिन बी की सीरीज पूछी जा रही है, मैं बता देता हूं आपको। विटामिन बी की सीरीज में B1 की अगर अपन बात करें तो B1 को हम क्या कहते हैं, थाइमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमिन। B2 को हम जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 की अगर अपन बात करें नियासिन आ जाता है। और बिफोर हमारा होता नहीं है, मैंने आपको पहले बता रखा, बिफोर है ना, पहले सही नहीं। B5 की बात करें 5 पेंटोथेनिक एसिड, नाम से ही पता चला। B6 की बात करें पायरिडॉक्सिन, 6 डॉक्सिन, ठीक है ना, याद। 7 बायोटिन, 7 बायोटिन, ठीक है, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 की बात करें, 9 में आपका जो फोलिक एसिड आ जाता है, ठीक है ना। B12 की बात करें हम जो है कोबालमिन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ, यहां पे देखिएगा, हाँ भाई, फोलिक एसिड विटामिन जो है ये आपके B9 में आएगा भाई, सॉरी है ना, B9 में आएगा भाई, ठीक है। इसको याद रख लेना आप, B9 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा भाई, B9 के अंदर आएगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना। केमिकल नेम अभी मैंने आपको याद करवाया, तब मेरे भी माइंड में आ गया वापस से, ठीक है ना। क्योंकि कोबालमिन हो जाता है B12, तो आपके क्या हो जाता है, कोबालमिन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिएगा अगला हम बात करें, कभी कभार जब पढ़ा रहे होते हैं तो माइंड में से कोई चीज़ जो है इधर उधर हो जाती है, हाँ, तो वापस से याद आती है तो वापस से ही बता दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिएगा अगला हम बात करें यहाँ पे
कि विच टाइप ऑफ एंजाइम इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर किस प्रकार का एंजाइम आपके जो है पाया जाता है भाई लाइसोसोम की अगर अपन बात करें, जो कोशिकांग होता है एक प्रकार का क्या होता है भाई, ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेलिज, हिंदी में हम क्या कहते हैं सर, कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइसोसोम के अंदर किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो अगर अपन बात करें इस लाइसोसोम, हाइड्रोलेजेस, किस प्रकार के दोस्तों, हाइड्रोलेजेस जो हैं, ये रहा आपके ऑप्शन में, हाइड्रोलेजेस जो हैं आपके एंजाइम पाए जाते हैं। इस हाइड्रोलेज के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, प्रोटीएजेज आ जाते हैं, न्यूक्लियजेज आ जाते हैं, ग्लाइकोसिडेज आ जाते हैं, फोस्फेटेज आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है, आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू के अंदर, ठीक है ना, नहीं है, प्राथमिक प्रकार नहीं है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, नहीं पूछा है आपसे। तो भाई जब अपन ने टिश्यू की बात की है तो हमने कहा कि नॉर्मली सर इसके जो है 4 प्रकार होते हैं, नॉर्मली इसके जो है 4 प्रकार होते हैं सर। हमने कहा था एक होता है आपके एपिथेलियम, एक होता है मस्कुलर, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, आपके एपिथेलियम आ गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर हो गया और नर्वस हो गया, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं अस्थि ऊतक जो है प्राइमरी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अस्थि ऊतक तो आता है, हम भी कहते हैं सर बोन आती है स्केलेटन के अंदर, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप में आती है, लेकिन हमसे क्या कहा है, प्राथमिक प्रकार नहीं है। प्राथमिक प्रकार में तो ये 4 ही आते हैं, ठीक है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज स्ट्रिएटेड एंड अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। वाह भाई, ठीक है ना, कि आपके यहाँ पे रेखित और स्वैच्छिक नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। बता दीजिए अब, 3 प्रकार के मसल टिश्यू होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका स्मूथ आ जाता है, एक आपका कार्डियक आ जाता है, एक आपका स्केलेटल आ जाता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, कि कौन सा आपके स्टायरेटेड होता है, कौन सा आपके वॉलंटरी होता है, अगर इसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखो हम बात करें स्केलेटल के बारे में। स्केलेटल जो मसल्स होती है रेखित होती है, स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं और वॉलंटरी कंट्रोल इनके ऊपर होता है। स्केलेटल की अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपके जो है स्ट्राइटेड, जिसे हम स्ट्रिप्ड शेप भी कह सकते हैं, रेखित, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखित, ठीक है। और ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल होता है इनके ऊपर, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल ही पूछा ना, हाँ। अब दूसरा अगर अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों किसके बारे में, कार्डियक के बारे में। किसके बारे में बात करें, कार्डियक के बारे में। कार्डियक आपके रेखित तो होते हैं लेकिन इनवॉलंटरी होते हैं। क्या दोस्तों, ये जो है आपके स्ट्राइटेड तो होते हैं लेकिन इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। तीसरा मैं बात करूं आपके स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स आपके नॉन स्ट्राइटेड और इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी, अच्छा यहां पे अगर अपन बात करें, हमारा जो आंसर है वो तो सर निकल के आ गया स्केलेटल मसल्स। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में, स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें दोस्तों, स्मूथ मसल्स में आ जाता है आपको पूरा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी के अंदर हम एयरवे की बात करते हैं और हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपको याद रखना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, एयरवे जो रेस्पिरेटरी में देखते हैं, ठीक है, ट्रेकिया। कार्डियक मसल्स की बात करें, नाम से पता चल रहा है सर हार्ट के अंदर देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, हार्ट के अंदर। स्केलेटल की बात करें सर, नाम से पता चल रहा है हमें स्केलेटल है तो हम बोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ और नर्व फंक्शन, ठीक है ना। बोन की हेल्थ के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें दोस्तों,
बोन की हेल्थ के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें कि हड्डियों के स्वास्थ्य और तंत्रिका कार्य के लिए, तो बोन की हेल्थ के लिए अगर जब जब भी आपसे पूछा जाए तब तब आप क्या बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फोरस के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस के बारे में आप बता सकते हैं भाई, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड की अगर बात करें दोस्तों, सोडियम की अगर अपन बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl NS वगैरह बनाने में फ्लूइड बैलेंस करवाता है, ठीक है। नर्व और मसल्स फंक्शन के रिगार्डिंग भी काम आता है, बीपी रेगुलेट करने का काम भी करता है, ठीक है ना। क्लोराइड है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम देखते हैं डाइजेशन में इसका रोल होता है, एसिड बेस बैलेंस करने का काम भी करता है। बोन हेल्थ के अंदर अगर अपन बात करें तो सोडियम और कैल्शियम फॉस्फोरस की बात आ जाती है, सिंपल सा मिनरल्स के अंदर अपन इनको पढ़ते हैं। What enzymes in saliva begins the digestion of starch? लार के अंदर कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन शुरू करता है? वाह भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर। सलाइवा को पढ़ने के लिए तो हमें सलाइवा जहां से निकलता वहां जाना पड़ेगा, तो ले भाई तुम्हें ले चलता हूं मैं। तो आ जाओ भाई, 2-3 दिन पहले अभी मैंने आपको 3D में पढ़ाया था। हाँ, तो ये तो है आपका क्या, ये तो है भाई आपका क्या, अरे क्या है भाई, ये है आपका माउथ सर। क्या है ये, है सर हमारा माउथ, जो बहुत सुंदर है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है। और इसी माउथ के अंदर आपके 2 संरचनाएं आ जाती हैं, जिसमें एक तो हम कहते हैं सर ओरल कैविटी आ जाती है, और ओरल कैविटी के अंदर तो सर हम क्या देखते हैं, है ना, सफ़ेद सफ़ेद दांत देखते हैं। और दूसरी सर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड से सर हम बात करें सलाइवा निकलता है, ठीक है ना, जो भोजन को क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। क्या काम करवाता है ये, लुब्रिकेशन का। ये आ गया आपके लुब्रिकेट। अब आता है कि सलाइवा के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है, सलाइवा के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपके स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है ना। अब आता है कि सर ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो है आपके स्टार्च जो है ये क्या है सर, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का सर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अरे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया भाई, जटिल, और जटिल को क्या बनाने का काम करेगा, ये सरल बनाने का काम करेगा। क्या बनाने का काम करेगा, जटिल को सरल बनाने का काम करेगा। तभी तो हम उसको क्या कह सकते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ करके बड़ा परिवर्तित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा गुलाब जामुन खाते हो लेकिन दांतों के पास जाते ही छोटे 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 टुकड़े, हाँ बिल्कुल, और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो जटिल से सरल बनाने का काम किया। तो यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन करने का काम जो एंजाइम आपका करता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये हम कह सकते हैं सर सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ना, क्या दोस्तों, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ना, ये इसका काम करता है। और सलाइवरी एमाइलेज को दूसरा नाम सर हम उसे टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। तो ये आ गया आपका यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलाइवरी एमाइलेज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हो, ठीक है ना। और ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से किस में बन जाएगा, स्मॉलर शुगर या स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। इस प्रकार से आपका ये डाइजेशन का पोर्शन जो है भाई क्लियर होता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। कि तुम्हारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है हेल्प करता है रेगुलेट करने में किसको दोस्तों, बीपी को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो प्यारे दोस्तों एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है दोस्तों, इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, यूरिनरी ऑर्गन्स या रीनल ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे किडनी वगैरह आ गई। अब आता है कि सर ये काम किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार सहायता करता है। तो बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड
रक्त की मात्रा को नियंत्रित करते बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे देखो हम बात करें भाई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है एक्सक्रेटरी और डाइजेशन का, तो ये खोटा हो गया। बाय सिक्रेटिंग इंसुलिन नहीं, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स नहीं। यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है ना, कि रक्त की मात्रा को नियंत्रित करके ये क्या करता है भाई, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में सहायता प्रदान करता है। ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम भाई, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक्स लेने का एक सामान्य दुष्प्रभाव है। हाँ भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है कि अगर आप जो है एंटीबायोटिक्स लिए ही जा रहे हो, ठीक है ना, कि कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स, तो उसका कॉमन साइड इफेक्टिंग है, एक तो पेशेंट जो है आपका पूरा सिक फील करेगा, दूसरा पेशेंट को डायरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। तो एक तो याद रखना है डायरिया, और दूसरा पेशेंट कैसा फील करता है, फीलिंग सिक। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि व्हाट डज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक अब रेसिस्टेंस हो रहा है, यानी प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? व्हेन बैक्टीरिया बिकम मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। When bacteria are no longer affected by antibiotics, जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। When antibiotics become more effective, जब एंटीबायोटिक्स दवाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। When bacteria are killed by antibiotics, जब एंटीबायोटिक्स दवाइयों से बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो दो चार चीजें याद रखनी, क्या अधिक संवेदनशील होता है, या फिर हम बात करें कोई असर नहीं होता है, या फिर हम बात करें अधिक प्रभावी हो जाता है, या फिर हम बात करें बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की बात अगर अपन करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, उसे हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम बात करें यहां पे एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल ये टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है कि एंटी माइक्रोबियल शब्द का अर्थ क्या होता है। सब्सटेंस डेट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरिया को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं उन्हें एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। या ऐसे सब्सटेंस डेट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वायरस, ठीक है ना। यहां पे कह रहा आपसे बैक्टीरिया के बारे में, यहां पे कह रहा आपसे वायरस के बारे में, यहां पे आपसे कहेगा फंगाई के बारे में, और यहां पे आपसे कहेगा पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंप्लीटली जो हम बात करें किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सर हम अलग अलग ना बात करके एक ही बात कर देते हैं, इस पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो यहां पे आपका डी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा कि वह सब्सटेंस डेट किल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते भी हैं और उनकी वृद्धि को जो है रोकते भी हैं, रिड्यूस करने का काम भी करते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं उसकी हम बात करें। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इन द बॉडी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। वाह, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होता है। कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित, ठीक है ना, सिंथेसाइज बाय कोलेस्ट्रॉल इन द आवर बॉडी, शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। तो वो एक ही है भाई, कौन सा, वो है सर विटामिन डी। कौन सा है दोस्तों, विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपके कोलेस्ट्रॉल के द्वारा संश्लेषित होता है, ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज थायमिन विटामिन, विच वन इज थायमिन विटामिन। तो अभी हमने बात करके आए हैं भाई, B1 की बात की थी, B2 की बात की थी, B3 की बात की थी। हमने कहा सर B4 तो होता ही नहीं है, B4 तो बिफोर हो जाता है। क्या हो जाता है, बिफोर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें अगर थाइमीन के बारे में, किसके बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे थाइमीन के बारे में। तो थाइमीन हम किसे कहते हैं दोस्तों, थाइमीन की बात करें यहाँ पे तो थाइमीन में आ जाता है आपके क्या, B1 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, अभी हम पढ़ के आए थे विटामिन बी सीरीज, वहीं से आपका वापस से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें
विच विटामिन डेफिशिएंसी, अब इस बार आपसे जो है डिजीज का पूछ लिया कि स्कर्वी का कारण कौन बनता है, स्कर्वी का कारण कौन बनता है, स्कर्वी का कारण कौन बनता है, तो स्कर्वी के अंदर सर हम कह सकते हैं विटामिन सी कारण बनता है, विटामिन सी आपका इसका कारण बनता है। अगला हम बात करें द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन ए गिवन सिचुएशन डिपेंड्स, कि किसी दी गई स्थिति में अगर अपन बात करें उसके एप्रोप्रिएट रूट के बारे में, तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है, पेशेंट के ऊपर, दवा के ऊपर, या पेशेंट और दवा दोनों के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। भाई अगर आपको रूट डिसाइड करना है दवा देने का, ठीक है, तो उसके लिए आप सहारा किसका लोगे, दवा का या पेशेंट का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जब भी आपके सामने चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट की बात आती है तो दोनों की बात करेंगे, किसकी, ड्रग्स की भी और पेशेंट की। तो यहां पे देखो बोथ ऑन ड्रग्स एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, दवा और मरीज दोनों से संबंधित फैक्टर्स के ऊपर जो है हम निर्भर रहेंगे दोस्तों, ठीक है। मेडिकेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें हम लगाते हैं सर, है ना, हाँ बिल्कुल, आर गिवन बाय द रूट, यानी लोशन है, मलम है, क्रीम है, पाउडर है, ये आप सब लगाते हैं ना भाई, बिल्कुल लगाते हैं। तो ये औषधि आप किस मार्ग से लगाते हैं, क्या आप पाउडर को खाते हैं, ठीक है ना, क्या आप क्रीम जो है उसको खाते हैं, क्रीम अगर आप लगाते हैं तो कौन से रूट से लगाते हैं, ये आपसे पूछे हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई ये तो आंसर आपको पता ही होगा ना, हाँ, अरे पता होगा ना कि सर क्रीम जो लगाते हैं बिल्कुल थोबड़े के ऊपर लगाते हैं ना, हाँ, या म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के ऊपर लगाते हैं पाउडर। तो यहाँ पे देखो अगर अपन बात करें सर, या तो हम स्किन की बात करेंगे वाया स्किन, या फिर हम म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ओरल होगा नहीं, आईवी होगा नहीं, ठीक है, आईएमबी होगा नहीं, टॉपिकल आएगा, ठीक है ना, किस में आ जाएगा, टॉपिकल के अंदर, ठीक है, हाँ। आईवी तो क्या ही लगाएंगे सर, पाउडर घोल के थोड़ी देना है ना, हाँ भाई क्या पता, बिल्कुल। चलिएगा अगला हम बात करें दोस्तों, फेयर लवली क्रीम को क्या पता घोल के चढ़ा दे ना। विच रूट इज नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में कौन सा रूट जो है आपके शूटेबल नहीं है, कौन सा रूट जो है आपके शूटेबल नहीं है, इमरजेंसी की स्थिति में बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेशेंट जो होता है ना, वहां हम कभी कभार होता है ना इमरजेंसी पेशेंट है तो वो ओरल हम दे ही नहीं सकते, पेशेंट ले ही नहीं पा रहा है ना ओरली, क्योंकि रेस्पॉन्स दे ही नहीं पाता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि सर ओरली तो हम जो है उसे नहीं दे सकते, बाकी सब क्यूटेनियस हो सकता है, टॉपिकल रूट है, आईवी अपन दे सकते हैं, कभी कभार बेहोश हो जाता पेशेंट फिर भी आईवी तो अपन लगा ही देते हैं ना, सब क्यूटेनियस भी हो सकता है, टॉपिकल रूट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंट जब कुछ खा पी नहीं रहा, बोल नहीं रहा, रेस्पॉन्स नहीं रहा, ओरल अपन जो है नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है भाई, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का प्राथमिक कार्य क्या है, वैक्सीन का प्राथमिक कार्य पूछा, वैक्सीन जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल एजेंट। एक बार ये भी पूछा गया था कि ये बायोलॉजिकल एजेंट है, फिजिकल है, केमिकल है, कौन सा है, तो बायोलॉजिकल एजेंट होता है वैक्सीन। और वैक्सीन की बात आती है तो हम एडवर्ड जेनर जी को याद करते हैं, बिल्कुल 1796 की बात है, फर्स्ट वैक्सीन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो है डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, उनको रोकने का काम करता है। तो हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि टू डायरेक्टली किल ए डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, रोग पैदा करने वाले जीव को सीधा मारती है, टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। तो यही आंसर हो गया आपका, आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगला हम बात करें यहाँ पे, द टर्म कीमोथेरेपी इज यूज्ड फॉर, कीमोथेरेपी का शब्द का जो है प्रयोग, ठीक है ना, कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग अगर अपन बात करें किसके लिए किया जाता है, कीमोथेरेपी, इसको अब हिंदी में पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगा, वरना यहाँ पे देखो कीमो का मतलब केमिकल, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है, बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ सीवीएस कार्डियोवास्कुलर के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कोज्ड बाय इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। तो पर्टिकुलर किसी भी डिजीज की बात नहीं की जाती, कीमोथेरेपी तो हम सबके लिए ही बात कर सकते हैं। तो कीमोथेरेपी अगर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कीमोथेरेपी के बारे में, तो ये एक प्रकार का क्या है, थेरेपी लगा हुआ तो ट्रीटमेंट है सर, एक प्रकार का टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी ए टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट,
ये कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, कभी कभार डेफिनेशन भी तो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कीमोथेरेपी में बताता हूं, जैसे कि रेडियोथेरेपी वगैरह करते हैं ना, उससे पहले कीमोथेरेपी किया जाता है। तो इसमें कैंसर सेल की ग्रोथ को स्लो करने और उन्हें मारने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग्स का यूज किया जाता है। किसमें दोस्तों? कीमोथेरेपी के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि संक्रामक जीव के कारण होने वाली बीमारी का उपचार इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे आपका सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों नैरो स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। नैरो का मतलब, अब यहां से आप पता लगा सकते हैं कि सर नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। इफेक्टिव होती हैं वो कुछ ही बैक्टीरिया तक, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यहां पे, ठीक है ना। और ये हो जाएगी आपके क्लोरेम्पेनिकोल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ड्रग्स के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर की बात की जा रही है, सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन। सेल के अंदर जाते हैं, साइटोप्लाज्म में घुसते हैं, वहां पे आगे जाते हैं, न्यूक्लियस मिल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल का राजा कहते हैं। सेल के राजा के अंदर जब हम जाते हैं, न्यूक्लियर पोर दिख जाते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जो है ये क्या काम करते हैं, तो ये सर होते हैं आपके प्रोटीन लाइन चैनल होते, ठीक है, चैनल होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये काम क्या करते हैं सर, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है, उपस्थित मोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने का काम ये करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, या ये प्रिवेंट करते हैं डीएनए फ्रॉम एक्साइटिंग न्यूक्लियर डीएनए को नाभिक को बाहर निकालने में। नहीं, ये भी नहीं होगा। नाभिक में पदार्थों के प्रवेश और निकास की, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट, कि टू रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पदार्थों के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने का काम ये करते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ड्यूरिंग विच फेसेज ऑफ सेल डिवीजन आर क्रोमोसोम्स मोस्ट विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। वाह भाई क्या बात बोली, कि सेल डिवीजन की ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसा कौन सा फेस है, ऐसा कौन सा चरण है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स को हम जो है अगर माइक्रोस्कोप से देखें, अगर हम जो है माइक्रोस्कोप से देखें, हाँ दूरबीन लगा करके तुम उसको देखते हो ना, हाँ मुझे पता है। वैसे ही अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, वो कौन सी स्टेज है, वो कौन सा फेस है, वो कौन सा चरण है जिसके अंदर तुम क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो दोस्तों, क्रोमोसोम्स को भाई देख सकते हो, जिसके अंदर तुम क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, ये स्टेज होती है वो। ये कौन सी होती हैं, जिसमें हम बात करें बीच में स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं क्रोमोसोम, सर ये हम बात करें मेटाफेस की। किसकी बात करें, मेटाफेस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जीन। वाह भाई वाह, कितना सुंदर क्वेश्चन है। आखिर ये जीन इतना छोटा लिखा हुआ है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इस जीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, इस जीन का मुख्य कार्य क्या है। अच्छा जीन क्या होता है आपको पता है, जीन होती है हेरिडिटी की जो है आपके, हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट, ठीक है ना, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये भी याद रख लो, कभी कभार पूछा जा सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा जीन को लाए कहां से, ये किसका पार्ट होता है, तुम कह सकते हो सर सेगमेंट होता है किसका, डीएनए का, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना, तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है ना, जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय द सेल टू मेक प्रोटीन, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई है, नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। चलेगा यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन के लिए क्या करता है, कोड प्रोवाइड करने का काम करता, तो कोड फॉर प्रोटीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स इन ए पेशेंट। पेशेंट के अंदर अगर आप आईवी लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका प्राथमिक कार्य क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करना, टू मेंटेन हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट आईवी दे रहे हो, टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ मेटाबॉलिज्म आईवी दे रहे हो, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन आईवी दे रहे हो, ठीक है। हाँ मेरी बात से आप लोग समझ गए होंगे, मैं आईवी फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ जिसे हम इंट्रावेनसली देते हैं,
जिसमें अगर अपन बात करें भाई RL वगैरह ये सारी चीज, NS वगैरह, D5W ये सारी चीजें आ जाती है। अच्छा IV की अगर अपन बात करें ना, IV फ्लूइड्स खुद जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है और एक हाइपोटोनिक, हाइपो आइसोटोनिक। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस की बात करें तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। यहां पे देखिएगा आप, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर सर्जरी रिगार्डिंग दियर डाइट, कि सर्जरी के लिए रोगी को तैयार करने में उनके आहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है। कि भाई अगर आप पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं तो डाइट का क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पे अगर अपन बात करें ना सर्जरी और डाइट की एक साथ अगर अपन बात करें कंपैरिजन की, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कि ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि अलोइंग द पेशेंट टू ईट ए फुल मील। ठीक है, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका एक वर्ड से निकल के आ जाएगा। ऑन द डे ऑफ सर्जरी, इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू फास्ट, ठीक है ना, एक वर्ड पे ध्यान देना, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम बिफोर सर्जरी, encouraging the patient to drinks a lots of fluid until the surgery, एक वर्ड पे ध्यान देना, a lots of, offering the patient a light breakfast, ठीक है ना, एक वर्ड पे फिर से ध्यान देना। अब यहां पे अपन बात करते हैं, अब हमारे सामने जो है आंसर निकल के आएगा कि सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार करना है तो क्या हम उसको फुल मील देंगे, क्या हम उसको फास्टिंग रखेंगे, क्या हम उसको लॉट्स ऑफ फ्लूइड देंगे या लाइट ब्रेकफास्ट। अब देखो इतनी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने कहा एक एक वर्ड पे ध्यान रखना। तो भाई जब यहाँ पे सर अपन फुल मील दे देंगे उसको तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फास्ट हम रखेंगे फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, एनपीओ अपन रखते हैं ना, एनपीओ की बात करें ना, हाँ ठीक है ना, तो ये चीज आ जाएगी। लॉट्स ऑफ फ्लूइड हम दे ही नहीं सकते, लाइट ब्रेकफास्ट हम दे ही नहीं सकते, खाली पेट रखवाना हमें तो पेशेंट को, ठीक है। मैंने कहा ना एक एक वर्ड पे ध्यान दोगे तो आंसर आ जाएगा। अपने आप ही देखो ये एक वर्ड पे ध्यान दिया और आ गया बी आपका आंसर। मजा आया कि नहीं आया? इतने बड़े आंसर को, इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, वहां पे बिल्कुल छोटा सा आंसर ही छुपा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। चलेगा भाई, अगली बात करते हैं यहां पे। अगला आता है आपके यहां पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यह कह रहा है आपसे शल्य चिकित्सा उपकरणों को जीवाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे आम है। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए कॉमन विधि कौन सी है। केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि स्टरलाइजेशन का चार्ट देखो, ठीक है ना, स्टरलाइजेशन का चार्ट आप जरूर देखोगे, टेलीग्राम चैनल पर दे रखा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूं, चार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पे देखो स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोक्लेव करते हैं सर, हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। अच्छा तुम कमेंट करके ये बताना कि ऑटोक्लेविंग के लिए टेम्परेचर जो यूज करते हैं ना वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए, और स्टरलाइजेशन के लिए कितना होना चाहिए। दोनों के अलग अलग आंसर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों के कमेंट करके आप लोग बताओगे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए सर्जिकल रिट्रैक्टर। सर्जिकल रिट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्जिकल रिट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। टिश्यू को काटना, टिश्यू को होल्ड बैक टिश्यू और टू होल्ड बैक टिश्यू एंड ऑर्गन्स फॉर बेटर विजिबिलिटी, टू ग्रैप्स एंड होल्ड स्ट्रक्चर, टू अप्लाई प्रेशर टू वाउंड। कि उत्तक को काटने के लिए यूज करते हैं या फिर हमें जो है बढ़िया तरीके से वो दिखाई दे इसलिए हम टिश्यू या ऑर्गन्स को जो है रोकते हैं, या हम टांके को पकड़ने के लिए, या फिर हम बात करें घाव पर दबाव डालने के लिए रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए रिट्रैक्टर या सर्जिकल रिट्रैक्टर तो टू होल्ड बैक टिश्यू एंड ऑर्गन, टू होल्ड बैक टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो यहां पे है क्या, ये बिल्कुल है सर, बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट, विच मिनरल्स आर प्राइमरली स्टोर इन द बोन्स। बोन्स के अंदर जो है कौन सा मिनरल्स जो है आपके स्टोर रहता है। भाई अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुम लोग क्या करते हैं, बिना हेलमेट गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो जाएगा तो ज्यादा लग जाएगा ना, चलो हम छोटी सी बात कर ले, तुम्हारे हाथ का फ्रैक्चर हो गया है ना, बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है सर। किसके अंदर हो जाता है दोस्तों, बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, और तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या देता है, डॉक्टर तुम्हें जो है दोस्तों क्या देता है,
तुम्हें कैल्शियम की गोली देता है। क्या देता है? कैल्शियम। अब कैल्शियम तुम्हारे बोन के अंदर जाकर के जमेगा, कलेक्ट होगा, बोन रिपेयर होगी, तो इसका मतलब हम किस मिनरल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, सर हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपका सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच ईसीजी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दोस्तों, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस बार आपसे ये पूछा है और अगली बार आपसे पूछा था कि वेव कौन सी क्या दिखाती। इस बार आपसे कारण पहले बता दिया। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि पी, क्यू आर एस और टी के बारे में पूछा जा सकता है। पी की बात करें आपसे तो बता देना एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर आता है क्यू आर एस बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ही तो पूछा है आपसे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और टी पूछे तो रिपोलराइजेशन, ठीक है। तीनों चीजें याद रखनी है। विच सेक्शन ऑफ फेरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द नेजल केविटी। नेजल केविटी के पीछे की तरफ आपके जो है कौन सा फेरिंग्स होता है? नेजल केविटी के पीछे की तरफ पूछा। कहां पे पूछा है? नेजल केविटी के पीछे की तरफ। तो नेजल केविटी के पीछे की तरफ अगर अपन बात करें, ठीक है ना, ओरोफेरिंग्स आएगा, लेरिंगोफेरिंग्स आएगा, या नेजोफेरिंग्स आएगा, या हाइपोफेरिंग्स आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन बात करें नेजल केविटी की बात की जा रही है, तो सर नेजल से हमारा आ गया क्या? नेसोफेरिंग्स आ गया। क्या आ गया? नेसोफेरिंग्स आ गया, ठीक है भाई। तो ये आप लोग जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच फंक्शन डज सलाइवा नॉट परफॉर्म। सलाइवा इसमें से कौन सा काम नहीं करती है? सलाइवा इसमें से कौन सा काम नहीं करती है? मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया। नोट पे ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहले नहीं है इसमें से, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लार का कौन सा कार्य नहीं है? लुब्रिकेटिंग फूड टू एड इन स्वेलोइंग, ठीक है ना, निगलने में सहायता के लिए भोजन को चिकना करना। स्टार्टिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इनहेंसिंग द एबिलिटी टू टेस्ट फूड, एक्टिंग एज ए सोलवेंट फॉर मॉलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट टेस्ट बड्स। भाई सलाइवा की जब भी बात आती है ना, ठीक है ना, तो सलाइवा क्या काम करती है? हमने बताया था कि सर ये जो है आपके कुछ मात्रा में हमने कहा प्रोटीन का पाचन भी करवाती हैं। क्या करवाती हैं दोस्तों? ये आपके प्रोटीन का पाचन भी करवाती है। ये आपके जो है भोजन को निगलने के अंदर हेल्प भी करवाती है ना, बिल्कुल स्वेलोइंग करवाने का काम भी करती है, लुब्रिकेट करवाने का काम भी करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लुब्रिकेशन भी हम कह सकते हैं, और आपके स्टार्टिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका जो है इफेक्टिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे व्हाट फंक्शन डू ग्लियल सेल्स सीवियर सर्व इन द नर्वस सिस्टम। अरे ग्लियल सेल्स मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है, यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा रखा है। ग्लियल सेल्स में दोनों प्रकार के अंदर आ जाते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में कौन कौन सी आती है? पीएनएस में कौन कौन सी? पीएनएस में आपके दो ही आ जाती है। कौन सी? एक तो आपके स्वान सेल आ जाती है, एक आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है ना। स्वान सेल्स तो आ जाती है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सीएनएस में आ जाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ जाती है, माइक्रोग्लियल सेल्स आ जाती है आपके, फिर आपके एस्ट्रोसाइट्स आ जाती हैं दोस्तों, और एपिडिडाइम। तो ये सारी चीजें आपको जो है मैंने पढ़ा रखी हैं पहले भी इन सेल्स के बारे में। ये ग्लियल सेल्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है कि ग्लियल सेल्स जो है ये काम क्या करती हैं। तो ग्लियल सेल्स क्या करती हैं दोस्तों आपके, कि ये करवाती कॉन्ट्रैक्शन एंड कुशिंग, सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, या सपोर्टिंग प्रोटेक्टिंग एंड नर्वसिंग न्यूरॉन्स। तो ये आपके न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग होती है। तो सी आपका आंसर जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। अगला हम बात करें which of the following drug administration routes is used when a medication is applied directly to the skin। स्किन के रिगार्डिंग हमने अभी बात की थी, स्किन के रिगार्डिंग हमने बात की थी, तो हमने कहा था म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के रिगार्डिंग देते हैं तो टॉपिकल आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? टॉपिकल आ जाता है। क्या आ जाता है? टॉपिकल आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है। अगला हम बात करें यहाँ पे ए ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड, एक ड्रग्स आपको दिया जाता है वाया इनहेलेशन, इनहेलेशन के द्वारा। वेयर डज द ड्रग्स प्राइमरली गेट एब्जॉर्ब, एक दवा को सांस के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। तो दवा मुख्य रूप से कहां पे जाएगी भाई? जब मैंने सांस लिया तो क्या वो स्टोमक में जा रहा? नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में? नहीं। लंग्स में जा रहा? बिल्कुल राइट। स्किन में जा रहा? नहीं। तो लंग्स आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिना बोले बिना पढ़े ही कह सकते हो। इनहेलेशन आ गया तो लंग्स, फेफड़ों की बात सर यहाँ पे होगी सर, ठीक है। अगला हम बात करें which of the following routes of drug administration is considered to be the slowest, ठीक है ना, कि कौन सा जो है आपके सबसे धीमा माना जाता है,
ठीक है ना। स्लो कौन सा है भाई, ओरल, आईवी या फिर इंट्रानेजल या फिर हम आईएम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्लो है ना उसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे कि सर भाई सबसे ज्यादा सबसे स्लो कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके कि जब भी ड्रग्स को दिया जाता है, ठीक है ना, जब भी जो है आपके ड्रग्स को दिया जाता है तो जब स्लोवेस्ट की बात आती है ना प्यारे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अगर तुम ओरली दे रहे हैं, भाई आईवी दोगे तो जल्दी से हो जाता है, ओरली दे रहे हैं तो फिर स्लोवेस्ट की बात आ जाती है आपकी, ठीक है ना। तो ये हम बात कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है, हाँ तो दोस्तों एक बार मैं आपको जो है बता ही देता हूं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड की अगर बात करें, तीनों मेथड आपको याद रखनी है, देखो उंगलियों पे याद करनी है। एक तो आपको जो याद रखनी है दोस्तों क्या कि इंटरनल रूट होता है, एक तो आपको क्या याद रखना है, इंटरनल होता है। दूसरा आपको जो है याद रखना है दोस्तों पेरेंट्रल रूट होता है, क्या होता है पेरेंट्रल रूट। तीसरा हमने अभी बात की थी यहाँ पे पाउडर क्रीम हमारा लोशन आ गया, टॉपिकल या लोकल रूट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर अपन इंटरनल की बात करें दोस्तों तो उसमें आपका ओरल आ जाता है, सबलिंगुअल आ जाता है, ओरल सबलिंगुअल बक्कल आ जाता है, और आपका रेक्टली जो आ जाता है, बेरियम वगैरह करते हैं ना, हाँ तो रेक्टली जो है वो आ जाता है। पेरेंट्रल की अगर अपन बात करें तो उसमें आपके फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें अगर अपन के इंट्राडर्मल आ जाता है, सब क्यूटेनियस आ जाता है, इंट्रामस्कुलर आ जाता है, इंट्रावेनस आ जाता है, इंट्रा आर्टेरियल आ जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर आ जाता है, इंट्रा पेरिटोनियल आ जाता है, इंट्रा ओसियस आ जाता है, या फिर हम बात करें इंट्रा कार्डियल आ जाती है। ये सारी चीजें आपके जो हैं इसमें आ जाती है। फिर टॉपिकल में तो हमने बात की थी सर, आपकी फेयर लवली आ जाती हैं, आपका जो है जोए का लोशन आ जाता है, आपके ऑइंटमेंट आ जाता है, जेल आ जाती है, इरिगेशन आ जाता है। ये सारी चीजें आपके जो है इसके अंदर अपने को देखने को मिलती हैं भाई, ठीक है ना। अगला आ जाता है अपना चार्ट पढ़ने के बाद ये सारी चीजें आपको सारी चीजें मुंह पे याद होनी चाहिए भाई। ये ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड जो है वही जो है हमने चार्ट में दे भी रखे हैं, वहां जाकर भी आप जो है देख सकते हैं। अगला आता है कि ये ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड वाया द रेक्टल रूट, ठीक है ना। रेक्टली हम जब करते हैं भाई क्या क्या बेरियम वगैरह केस होता है ना, इज ओपन यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन, किस कारण के लिए जो है हम मलाशय मार्ग से दी जाने वाली दवा का उपयोग अक्सर निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है। टू अवॉइड फास्ट मेटाबॉलिज्म, फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन, टू अवॉइड एलर्जिक रिएक्शन, टू रिड्यूस ड्रग इंट्रैक्शन। तो अगर अपन बात करें दोस्तों रेक्टली, ठीक है ना, रेक्टली अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं दोस्तों टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ए आंसर आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला हम बात करें यहाँ पे विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व प्लेसिंग द ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि कौन सा जो आपके ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के किस मार्ग में दवा को सीधे रक्त प्रवाह में सीधा ही आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। अब सीधा ब्लड स्ट्रीम से आप जब टकराओगे तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, इंट्रावेनस के पास, आईवी जो है आपको देना पड़ेगा। वहीं पे आपके जो है ब्लड से क्या होगा, आपका कांटेक्ट होगा, क्या होगा, हाँ ब्लड से आपका कांटेक्ट होने वाला है दोस्तों। अगला हम बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्टर्ड वाया द सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट से कौन सी दवा दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से अगर अपन बात करें सर, इंसुलिन है, हिपेरिन है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। एक तो आ गई आपके इंसुलिन, एक आ गई आपके हिपेरिन, एक आती है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है, क्या एस्पाइरिन मैंने पढ़ाया, नहीं 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 नहीं, ठीक है, इंसुलिन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये है तुम्हारे चार चैम्बर किसके रे, हार्ट के। तो ये था तुम्हारा राइट एट्रियम, ये था तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। फिर हमने कहा कि सर यहाँ पे जब तुम आओगे तो 1 2 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो इसको हमने कहा कि तुम हो हमारे क्या बाइकस्पिड, तुम हो हमारे क्या बाइकस्पिड। इसका क्वेश्चन तो हमसे पूछ लिया गया था, लेकिन जैसे ही तुम इधर आओगे तो ये है तुम्हारा क्या ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है। और फिर मैंने बताया था यहाँ पे एक होता आपके वाल्व जिसको हमने कहते हैं पल्मोनरी, क्या कहते हैं, पल्मोनरी, जहां से कौन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती। तो यही तो आपसे पूछा है पल्मोनरी आर्टरी के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेड वाया द ओकुलर रूट। ओकुलर रूट की अगर अपन बात करें दोस्तों, ओकुलर आर्टरी, ओकुलर, आपको पता होगा ना दोस्तों, ओकुलर जब भी वर्ड आता है तो किसकी बात आएगी सर, ओकुलर की बात आते ही आ जाती है सर, किसकी,
आई ड्रॉप की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है दोस्तों? आई ड्रॉप्स की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो आई ड्रॉप्स वगैरह जो दिया जाता है दोस्तों, वो कौन से रूट के थ्रू दिया जाता है? वो दिया जाता है सर ओकुलर रूट के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ओकुलर रूट के द्वारा। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा आई ड्रॉप्स। बाकी सारे आंसर आपके जो हो जाएंगे भाई गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाया द ओरल रूट। निम्नलिखित में से मौखिक मार्ग के माध्यम से अगर आप ड्रग दे रहे हैं तो उसका संभावित दोष, या फिर हम बात करें पोटेंशियल ड्रॉबैक, ठीक है ना, तो वो क्या है? वो क्या आपके पेट में एसिड के कारण दवा टूट सकती है, ठीक है ना, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, या फिर नो नीड फॉर डाइजेशन, या फिर इमीडिएट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो अगर यहां पे अगर अपन बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ड्रग्स में भी ब्रोकन, यानी वो टूट सकता है, ब्रोकन डाउन बाय द स्टोमक एसिड। स्टोमक के अंदर एसिड जो होता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो आपका एसिड HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके द्वारा वो ड्रग्स क्या हो सकता है भाई? टूट सकता है, ठीक है ना। एसिड के कारण जो है आपके ये टूट सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बपन। व्हाट इज द रोल ऑफ टोर्निकेट इन द मेडिकल सेटिंग? देखो भाई टोर्निकेट की बात है। टोर्निकेट का मतलब समझते हैं ना भाई? हाँ, सैंपल तो आप लोगों ने दिया होगा। तो एक रबड़ का टुकड़ा यहाँ पे आपके जो बांधते हैं ना टाइट करने के लिए, ताकि आपकी जो है ना वेन्स जो है वो आसानी से मिल जाए, है ना। तो टोर्निकेट जो है उसकी क्या भूमिका है? टू मॉनिटर हार्ट रेट। क्या वो हार्ट रेट को मॉनिटर करता है? टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, टू कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो टोर्निकेट की जब भी बात आती है दोस्तों, टोर्निकेट क्या करवाता है आपके? तो हम कह सकते हैं कि सर सर्जरी के दौरान जो है, ठीक है ना, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है। और हम बात करें जब हमारे ब्लड सैंपल लिया जाता है तब भी हमारे ये जो है काम आता है, ठीक है ना। तो मॉनिटर करने काम करता ही नहीं, मशीन थोड़ी है, सर्कुलेशन नहीं बढ़ाता है, ये काम करता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का काम तो थर्मोमीटर करता है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला आता है विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन ए सर्जिकल वाउंड बाय प्रोवाइडिंग ए वाटरप्रूफ बैरियर। कि किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग सर्जरी के अंदर, ठीक है ना, सर्जिकल गांव में इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है, जो एक वाटरप्रूफ बैरियर। हाँ, बारिश में जाने की आदत है ना, ड्रेसिंग की हुई है लेकिन बारिश में जाना है तो वाटरप्रूफ बैरियर लगाओगे। तो क्या वहां पे आप ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग यूज करते हैं, या हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग यूज करते हैं, या कॉटन, या फिर फोम ड्रेसिंग? तो वाटरप्रूफ की जब भी बात आती है ना दोस्तों, तो हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों? ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग के बारे में, ताकि तुम जो है बारिश का जो है आनंद ले सकते हो भाई, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कोल्ड। अगर यूरिन के अंदर, ठीक है ना, ये आपने जो है सैंपल दिया था, सैंपल को फिर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है ना, और अगर जो है इसके अंदर भाई इस यूरिन के अंदर अगर अपन बात करें, बिल्कुल ये रहा, अब सही लग रहा है ना। तो इस यूरिन के अंदर दोस्तों, इस यूरिन के अंदर अगर हम बात करें सर यहाँ पे कि सर आरबीसी है, क्या है सर? इसके अंदर अगर आरबीसी है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, यूरिन के अंदर आरबीसी या यूरिन के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? हिमेचूरिया कहलाता। क्या कहलाता है दोस्तों? हिमेचूरिया कहलाता है। ये चीज आपको जो है याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए स्टेराइल ड्रेप ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान एक स्टेराइल ड्रेप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेराइल ड्रेप की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्टेराइल ड्रेप। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम कोल्ड, की रोगी को ठंड से बचाने के लिए। टू कीप द एरिया स्टेराइल एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन, यानी कि जो क्षेत्र, जो एरिया है उसको स्टेराइल रखना और उसको कंटेमिनेट होने से बचाना। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द पेशेंट बॉडी, मरीज के जो बॉडी है उसको सपोर्ट करने के लिए। या टू एब्जॉर्ब ब्लड फ्रॉम द वाउंड, यानी घाव से जो ब्लड है उसको जो है आपके क्या करना, उसको जो है आपके अवशोषित करने का काम। तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि सर हम जो है कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए जो है हम ये यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रहा कंटेमिनेशन। तो बी आपका आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों आपके विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर मटेरियल कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर मटेरियल जो है आपके यूज किया जाता है भाई? नायलॉन, कैटगट, या फिर हम बात करें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, या फिर हम बात करें सिल्क यानी रेशम। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका सूचर यानी ये टांका जो लगाते हैं वो क्या होता है दोस्तों? वो आपके जो है नायलॉन का होता है। किसका होता है दोस्तों? नायलॉन सामग्री का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है
विच ड्रेसिंग इज यूज टू मेंटेन ए मॉइस्ट एनवायरमेंट फॉर वाउंड हीलिंग एंड इट्स इफेक्टिव फॉर सुपरफिशियल बर्न, कि घाव के उपचार के लिए सुपरफिशियल जल, अगर सुपरफिशियल कोई बर्निंग हो रखी है उसके लिए अगर अपन बात करें भाई कौन सी ड्रेसिंग का उपयोग करेंगे, हाइड्रोकोलोइड, गॉज, या फिर हम बात करें एल्गिनेट या फिर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो हमने बात की थी किसके बारे में दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंट तो हमने कहा था कि सर हम जो है वाटरप्रूफ के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बर्निंग की बात की जा रही है सुपरफिशियल की तो हाइड्रोकोलोइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग जो है अपन यूज करेंगे। ए आंसर आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जो किसके लिए यूज करते हैं भाई सर, सुपरफिशियल बर्निंग के लिए, ठीक है। और अगर पारदर्शी की बात करें तो सर वाटरप्रूफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस कैथेटर। आईवी कैथेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, आईवी इंट्रावेनस, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द पेशेंट, टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड मेडिकेशन, टू मेजर ब्लड शुगर लेवल या टू टेक ब्लड सैंपल। तो भाई आईवी का जो है मेन काम क्या होता है, आईवी का मेन काम होता है इंट्रावेनसली हम फ्लूइड बैलेंस बना सकते हैं, तो फ्लूइड देने के लिए या मेडिकेशन देने के लिए भाई, ठीक है ना। तो आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, टू एडमिनिस्टर फ्लूइड और मेडिकेशन। एक क्वेश्चन भी आया था आईवी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, जिसमें हमने कहा एनएस वगैरह आरएल वगैरह यूज कर ही लेते हैं। अगला आता है कि विच ड्रेसिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी एक्सुडेट्स इन ए वाउंड, यानी घाव में भारी बहाव को अवशोषित करने के लिए, यानी बहुत ज्यादा पस हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी वहां पे जो एक्सुडेट्स हो रखा है उसे कम करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी ड्रेसिंग जो है आपके काम में ली जाती है, गाउस, हाइड्रोकोलोइड, एलिग्नेट, या फिर हम बात करें भाई ट्रांसपेरेंट। तो देखो अगर ज्यादा पस है या ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो वहां पे एल्गिनेट ड्रेसिंग जो है वो काम में ली जाती है भाई, एल्गिनेट ड्रेसिंग जो है वो वहां पे काम में ली जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट की हमने बात कर ली, हाइड्रोकोलोइड की बात करती, एल्गिनेट, तीनों की बात हमने कर ली है। गाउस ड्रेसिंग की बात करें, सिंपल कोई वाउंड्स हैं वहां से अगर पस सिक्रेशन ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हम यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। स्टेराइल गाउस की हम जो बात करके आए थे, ठीक है। अगला आता है कि विच विटामिन हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कौन सा विटामिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, साथ में प्रोटीन और फैट, इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर मदद करता है, B1, B2, B3 या इनमें से सभी। तो भाई ये जो विटामिन बी की सीरीज है यहाँ पे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है, वसा जो है, इन सभी के मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। डी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन B9, जिसे हम फोलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन B9 या फोलेट का मुख्य कार्य क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, बोन हेल्थ, सेल डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस, या फिर हम बात करें इम्यून फंक्शन। तो देखो B9 की अगर अपन बात करें दोस्तों तो B9 जो है आपके हम कह सकते हैं डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के रिगार्डिंग जो है आपका होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हम जो है B12 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, B12 की। बोन हेल्थ के अंदर अपन D की बात करते हैं, ठीक है ना। इम्यून फंक्शन के अंदर अपन A की बात करते हैं, बिल्ड करता है इम्यूनिटी को, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला आता है स्वेलिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है कोशिका के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो भाई वहां पे अगर अपन बात करें कि सेल के अंदर कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टाइटिस कहते हैं। सी आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेफ्राइटिस की बात करें तो नेफ्रॉन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन यानी सूजन। किडनी स्टोन, किडनी के अंदर हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड का आना। पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन की पीएच कितनी होती है, मूत्र की पीएच की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपको जो है लगभग 5.5 से 7.5 तक जो है देखने को मिल सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला आता है द वेट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का वजन कितना होता है भाई, ठीक है ना। अपनी अपनी किडनी लेके क्या करोगे, बिल्कुल आप लोग क्या करोगे भाई, मापोगे ना, हाँ, तोल कर बताओगे कितना होता है भाई। ऐसा मत करना भाई ना, बाहर नहीं निकालनी है किडनी को, ठीक है, उसको अंदर ही रहने दो। तो ह्यूमन किडनी के वजन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो किडनी का वजन होता है लगभग आपके जो है 150 ग्राम के आसपास, ठीक है ना। लगभग कितना होता है, 120 से 170 ग्राम लगभग हम जो इसे कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, तुम कहोगे सर अलग अलग भी तो हो सकता है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखें। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, ब्लड वेसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ब्लड वेसल्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे, देखो ब्लड वेसल्स तो आ गए आपके एंजियोलॉजी में, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स।
कार्डियोलॉजी में स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। हिमेटोमा स्टडी ऑफ ब्लड और इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। हिस्टो में आ गया अपना स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं भाई साहब, सर करते हैं हम उत्तक की स्टडी, ठीक है। एंजियोलॉजी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे कि द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हृदय के पेस मेकर को क्या कहा जाता है, पुरकिंजे फाइबर, एसे नोड, या फिर पेपिलरी मसल्स, या फिर एवी नोड। बताइए भाई, पेस मेकर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है दोस्तों, पेस मेकर की बात की जा रही है। और पेस मेकर को हम क्या कह सकते हैं सर, पेस मेकर को हम कह सकते हैं सर एसे नोड, क्या कह सकते हैं, एसे नोड, सीनो एट्रियल नोड भी आप जो है याद रखिएगा। कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर पड़ता है, इसमें किस में पड़ता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर इसको अपन पढ़ते हैं, बाकी जनरल साइंस के अंदर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कहाँ संश्लेषित होती हैं, G1 फेज के अंदर, इंटरफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, या फिर हम बात करें जी नोड फेज के अंदर। तो अगर अपन बात करें दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन आपके जो है इंटरफेज के अंदर जो है आपके सिंथेसाइज होती हैं, यानी संश्लेषित होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलेगा। अगला हम बात करें, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी का, ठीक है ना, उसको रोकने का, प्रिवेंट करना, ड्रग टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, यूजिंग ड्रग्स विद ए हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स, टेकिंग ड्रग्स एट ए करेक्ट डोज, ठीक है ना, करेक्ट डोज, ठीक है, यहाँ पे हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स, टेकिंग ड्रग्स विद फूड, या फिर इंक्रीजिंग द ड्रग्स डोजेज फॉर फास्टर इफेक्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, ड्रग टॉक्सिसिटी को हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक है ना। तो हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही खुराक पर दवाइयाँ लेना, क्या लेना, सही खुराक पर जो है, टेकिंग ड्रग्स एट द करेक्ट डोज, जो हम क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को रोकने का काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स क्लासेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लीवर टॉक्सिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है लीवर टॉक्सिसिटी से जुड़ी हुई है भाई, लीवर से कौन सी जुड़ी हुई है भाई, यहाँ पे फटाफट से बता दी। लीवर से अगर अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे NSAIDs की अगर अपन बात करें, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं आपके लीवर से जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है ना, लीवर टॉक्सिसिटी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगली हम बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन द नॉट ए पार्ट ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स, यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स का हिस्सा नहीं है, फार्मेकोकाइनेटिक्स का हिस्सा कौन सा नहीं है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एफिनिटी। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स के स्टेप्स के अंदर आपके जो अगर अपन बात करें कौन नहीं आता है, तो भाई सर हम कह सकते हैं उसमें एफिनिटी नहीं आती, ठीक है ना, एफिनिटी जो है उसमें नहीं आती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हाँ भाई, तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर अपन बात करें, भोजन जो है आपके एक जगह से दूसरे जगह पर सर जो जा रहा है, उसका कारण क्या है, उसके कारण की अगर अपन बात करें, पेरिस्टालसिस, अभी मैंने कल परसों ही एक 3D की क्लास के अंदर भी बताया था, पेरिस्टालसिस जो है आपके उसका मेन कारण है दोस्तों। पेरिस्टालसिस के द्वारा इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन, तो इस प्रकार से ये जो है आपके मूवमेंट करता है। अगला आता है कि व्हाट डज द टर्म बायो अवेबिलिटी रेफर्स टू, यानी जैव उपलब्धता का क्या अर्थ होता है। अगर अपन यहाँ पे बात करें, द स्पीड एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी वह गति जिस पर दवा शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है ना, एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, याद रखिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स डेट रीच सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। अगला आता है आपकी द ड्रग्स एबिलिटी टू बाइंड द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर को, ठीक है ना, बाइंड करने का। अगला आता है द ड्रग्स एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ पे देखिएगा हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि जैव उपलब्धता शब्द का अर्थ क्या है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग डेट रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट की गई जो दवा है, जो ड्रग है, उसका वह फ्रैक्शन, वह हिस्सा, वह अंश जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है, उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसे हम कह सकते हैं बायो अवेबिलिटी, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग जो है याद रखिएगा।
नेक्स्ट आता है कि इसमें से लीवर का कार्य नहीं है। अरे भाई इसमें से जो है लीवर का कार्य जो है हम कह सकते हैं वो नहीं है, ठीक है ना। लीवर के दोनों लोब की अगर अपन बात करें फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से, सर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से जो जुड़े हुए या सेपरेट होते हैं। यकृत का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन, या फिर हम बात करें ग्लूकोज का स्टोरेज करना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम तो करता है, बिल्कुल करता है, बाइल का प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है ना। तो ये काम तो करता है, ये काम भी करता है, लेकिन रक्त कोशिका का उत्पादन हम नहीं कह सकते, ग्लूकोज का स्टोरेज भी करता। सी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है What is the term for the time it takes for the concentration of a drugs in the body to be halved? यानी शरीर में दवा की सांद्रता को आधा करने के लिए, ठीक है ना, उसमें लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो आधा हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? हाफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? हाफ लाइफ कहेंगे दोस्तों। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके दोस्तों, ठीक है ना। इसकी कंप्लीटली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे और आप लोगों ने कितने जो हैं ईमानदारी के साथ ये जो है क्वेश्चन लगाए हैं मेरे साथ साथ पढ़ करके, वो भी आप कमेंट करके बताओगे। बाकी आज की क्लास आपकी कैसी रही आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।